हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। मैं हूं निर्मल सिंह। आप सभी जानते हो कि मुझे और आज का क्लास हमारा कंटिन्यू वन बाय वन जो 400 हम टॉपिक ने डिसाइड किया था उन सभी का वन बाय वन क्लास है जो हमारा ईसीजी के ऊपर रहने वाला है आज का क्लास। और अपन पढ़ने वाले ईसीजी के बारे में, ईसीजी के थ्योरी और उसके साथ ही क्लिनिकल बेस्ड एमसीक्यू कि ईसीजी क्या होता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं नॉट सेट की दृष्टि से, ठीक है ना, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है जो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम करवाए करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जहाँ से ईसीजी का एग्जाम गारंटी के साथ बनेगा। और आप कंटिन्यू बने रहेगा और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि उन सभी बेरोजगार युवाओं की हेल्प की जा सके। और आपका एक शेयर करने से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो आप उस एक शेयर कीजिएगा, है ना, क्योंकि क्या मालूम भाई वो भी आपको एक चीज शेयर कीजिए ताकि आपकी भी जिंदगी बदल जाए, है ना। तो आप कंटिन्यू अंत तक जरूर देखिएगा। अपन आज की क्लास रहने वाली है, देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसके फादर ऑफ ईसीजी जो कौन रहने वाले, तो फादर ऑफ ईसीजी की बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने बात की फादर ऑफ ईसीजी, है ना। फादर ऑफ ईसीजी जो विलियम एंथीवन रहने वाले हैं, जिसको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी कहा जाता है, यानी ईसीजी का फुल फॉर्म है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, ठीक है। अब इसका है जो प्रिंसिपल है जो किसके बेस पे काम करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो गैल्वेनोमीटर होता है, आपने ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि गैल्वेनोमीटर है उसके बेस पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये इंट्रोड्यूस है जो इंथोवन ट्रायंगल के अंदर किया जाता है, ठीक है, वन ट्रायंगल के। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई जो विलियम इंथोवन थे, इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, जो दिया गया था 2000 सॉरी 1924 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दिया गया था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर। तो इसका देख लेते हैं कि भाई इसी चीज के बारे में जो वेव होती है, जो नोमेनक्लेचर होता है, जो हमने देखी भाई टोटल 5 वेव होती है, PQRST। एक यू वेव भी होती है जो आपको मैं बताऊंगा किसके अंदर देखने को मिलती है, वो आपको देखने को मिलेगी हाइपोकेलेमिया के अंदर। ओके, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक्स ऑफ ईसीजी। आप कंटिन्यू पेन और कॉपी लेके बैठना, आप इनको नोट करते जाना वन बाय वन, ताकि ये 400 टॉपिक सीरियसली बता रहा हूँ, विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं किया तो आपका नोट से 10th और हो सकता है नोट से 11th भी बहुत खराब जा सकता है ना। तो आप कंटिन्यू विश्वास कीजिएगा। विश्वास ये कैसी शक्ति है जो आपको पहाड़ पे पहुंचा सकती है, और विश्वास ये कैसी शक्ति है कि आपको कुछ भी करवा सकती है ना। तो आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट की भाई बीसीजी। बीसीजी क्या, बेसिक्स ऑफ ईसीजी, है ना। इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि भाई ईसीजी रिकॉर्ड करती है किसको, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को, ना कि मैकेनिकल एक्टिविटी। क्लियर। ओनली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करेगी ये, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसका ईसीजी पेपर होता है जो स्पीड कितना होता है उसका, तो अपन बात कर लेते हैं 25 mm/सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर 25 mm होती है। अगर 1 मिनट की भी पूछ की जाए आपसे तो आपको इंटू 60 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वन स्मॉल स्क्योर होता है जो इसको सेकंड है जो स्पीड होता है टाइम के अंदर, 0.04 सेकंड टाइम होता है। और लार्ज बॉक्स है वो होता है 0.20 सेकंड टाइम। बात करते हैं कि भाई वर्टिकली एक्सिस है जो प्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज यानी एम्पलीट्यूड को, देखना होगा उसके अंदर। अब बात करते हैं कि भाई एक स्मॉल बॉक्स है जो वर्टिकली देखने को मिला अभी आपको, जो एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करता है वो 0.1 मिली वोल्ट शो करता है। अगर लार्ज की बात की जाए तो 0.5 मिली वोल्ट। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई टोटल ईसीजी लीड की। तो टोटल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12 ईसीजी लीड होती है। क्लियर, 12 ईसीजी लीड होती है जिसमें 6 तो आपको देखो ये अपने लिम्ब लीड देखने को मिलेगी, और चेस्ट लीड यानी जिसे प्रीकॉर्डियल लीड बोलते हैं जो भी 6 देखने को मिलेगी। यानी लिम्ब लीड के बारे में देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड AVR AVL और AVF ये देखने को मिलती है लिम्ब लीड। बात की जाती है भाई चेस्ट लीड की, तो 6 होती है, वो भी वो V1 से V6 देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एंथोवेन ट्रायंगल के बारे में अपन ने पढ़ा था। वो बाइपोलर लिम्ब लीड होता है, जैसे कि लीड फर्स्ट लीड सेकंड लीड थर्ड है जो कहाँ कहाँ पे
इंडिकेट होती है और कहाँ लगी होती है। तो लीड फंड की बात कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले एल ए से लेके आर ए के मध्य परसेंट होती है। सेकंड लीड की बात कर लेते हैं, एल एल से लेके आर ए के मध्य परसेंट होती है। लीड थर्ड की बात कर लेते हैं, एल एल से लेके एल ए के मध्य प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है कि देखो ऑफिसर्स आपको बता देता हूँ। एल ए होता है कि लेफ्ट आर्म, और आर ए होता है राइट आर्म, और एल एल होता है लेफ्ट लेग, ठीक, और एल ए होता है लेफ्ट आर्म, ठीक। और क्लियर हो गया आपको। अब बात कर लेते हैं कि इंटरवेंट ट्रायंगल है जो जैसे कि आप फंक्शन करता है, नहीं लीड सेकंड को इंडिकेट करता है, जो लीड थर्ड और लीड थर्ड को जो कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। लीड सेकंड के बेस पे चालू रहता है ये फंक्शन इंटरवेंट लो। अब बात की जाती है भाई ऑगमेंटेड लीड होती है, जैसे कि AVR हो गया, AVL हो गया, AVF हो गई, ठीक है। AVR होती है सबसे पहले जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन करती है नॉर्मली, मतलब डिफ्लेक्शन मतलब नेगेटिव नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, ECG के अंदर। और इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अपर वाली साइड जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं कि AVR होती है जो राइट आर्म में प्रेजेंट होती है, और AVL होती है जो लेफ्ट आर्म में प्रेजेंट होती है, AVF होती है जो लेफ्ट लेग में प्रेजेंट होती है, लेग ये क्लियर हो गया आपको, लेफ्ट लेग में प्रेजेंट होती है। अब बात की जाती है कि भाई चेस्ट लीड प्लेसमेंट है ना। चेस्ट लीड है जो मैंने आपको बताई थी 6 लीड होती है। तो ऐसे MCQ बनता है, पहले यहाँ से बना करता था नोट सेट के अंदर MCQ V1 V2 V3 V4 V5 V6 ले जाता था कि भाई V4 लीड है जो का प्रेजेंट होती है। तो आपको बोलना होगा कि भाई फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकल लाइन में प्रेजेंट होती है। अगर V3 की बात की जाए तो V2 और V4 के मध्य होती है। अगर V1 है जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V2 भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है। बट V1 है जो राइट एक्सटर्नल बॉर्डर पे देखने को मिलेगी, और V2 है जो लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर पे देखने, दोनों में छोटा सा ही अंतर है, क्लियर। और V3 की बात की तो V2 V4 के मध्य देखने को मिलती है, V4 की बात की तो मिड क्लेविकल लाइन पे देखने को मिलती है, देखने को मिलेगी मिड क्लेविकल लाइन पे। अगर V5 की बात की तो एंटेरियर एक्सिलरी लाइन पे देखने को मिलेगी, और मिड एक्सिलरी लाइन की बात की जाए तो V6 देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ECG वेव एंड देयर मीन्स के बारे में। भाई ECG वेव कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। रैम नॉर्मल बात करें तो 6 प्रकार की देगी। यू वेव होगी एबनॉर्मल। बात कर ले सबसे पहले पी वेव। पी वेव जो एटेल डिपोलराइजेशन को दर्शाती है, ठीक है ना। नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें, एटेल डिपोलराइजेशन को दर्शाती है। नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें 0.12 सेकेंड से कम होती है। नॉर्मल लाइट की बात करें तो 2.5 mm से कम होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन दे रखी है भाई, 12 पी वेव है जो देखने को मिली आपको, यानी पी वेव जो बड़ी देखने को मिलेगी, तो आपको बोलना होगा भाई पल्मोनरी, पी पल्मोनरी वाली डिजीज है, ठीक है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट है। अगर बात की जाए कि भाई ब्रॉड या नॉट्स पी वेव है, तो अपन कहना होगा कि भाई लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट देखने को मिला, यानी पी मिटल डिजीज कह सकते हैं अपन इसे। अब बात की जाती है कि भाई PR इंटरवल के बारे में क्या होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप टेंशन ना लीजिएगा, और आप कंटिन्यू पढ़ते जाएगा। लेकिन आपका डिसीजन लिया है आपने, सीरियस स्टूडेंट है आप, तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा एक दिन। बात करते हैं PR इंटरवल की। देखो ये स्टार्ट होती है पी वेव से, और P2 स्टार्ट ऑफ QRS है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। बात की जाए नॉर्मल PR वेव का जो कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू 0.12 से 0.20 सेकेंड। तो अगर PR प्रोलॉन्ग है तो अपन को कहना होगा कि भाई ये इंडिकेट करेगी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, क्लियर। अगर शॉर्ट PR है तो आपको WPW सिंड्रोम इंडिकेट करेगी, ठीक है। ये बताया मैंने आप सभी को। और अब बात कर लेते हैं QRS कॉम्प्लेक्स की। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को, कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करूँ 0.12 सेकेंड से कम होती है। अगर एबनॉर्मल कंडीशन है वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिला, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक या वेंट्रिकल टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है। अगर पैथोलॉजिकली क्यू वेव देखने को मिली,
आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन सीन होगा या फिर एसटी सेगमेंट है जो एलिवेशन होगा, ठीक है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्या, सॉरी, पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिली आपको, तो एमआई देखने को मिलेगी डिजीज, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलती है पैथोलॉजिकल क्यू वेव। और फास्ट एमआई आ रखा है उसके अंदर भी पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलेगी। और मैं बता देता हूँ कि एमआई के अंदर है जो एसटी सेगमेंट है जो एलिवेशन होता है, और इस्चीमिया वाली कंडीशन है उसके अंदर एसटी सेगमेंट है जो डिग्रीज देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे देखो लिखा है कि एसटी सेगमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को प्रेजेंट करता है। अब बात करें कि भाई एसटी एलिवेशन है तो एक्यूट एमआई या पेरिकार्डाइटिस, ये इंपोर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर, याद कर लेना आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन है तो इस्चीमिया या डाइजॉक्सिन इफेक्ट, यहाँ पे भी स्टार लगा देना डाइजॉक्सिन। अब बात की जाए कि भाई टी वेव की, टी वेव है जो वेंट्रिकल लिपोलराइजेशन को दर्शाती है। अगर इन्वर्ट इस्चीमिया डेल टी टी वेव है यानी हाइपरकेलियम है। अगर इंटरवल की बात करें तो स्टार्ट होता है क्यू से और एंड होता है टी पर, ठीक है। अगर नॉर्मल क्यूटीसी की बात की जाए देखो मेल में अलग होगी, फीमेल में अलग होगी। मैन में बात करें तो 440 मिली सेकेंड से कम होगी, फीमेल में बात करें तो 460 सेकंड से मिली सेकंड से कम होगी फीमेल में। बात की जाएगी भाई प्रोलॉन्ग क्यूटी है तो अपन को टॉर्सिड डी पॉइंट देखने को मिलेगा। अब कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है टॉर्सिड डी पॉइंट और किस एलिमेंट्स में कम या बढ़ने से देखने को मिलेगा। अब बात की जाती है भाई कार्डियक एक्सिस के बारे में। कार्डियक एक्सिस क्या होता है, नॉर्मल कार्डियक एक्सिस की बात की जाए तो -30 डिग्री से +90 डिग्री देखने को मिलेगा, क्लियर। -30 से लेके +90 डिग्री देखने को मिलेगा। फिर बात की जाती है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रहा है, LBB देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ ही इंफेरियर एमआई देखने को मिलेगा। अगर राइट एक्सिस डेविएशन है तो R BBB देखने को मिलेगा डिजीज, ठीक है, ये ब्लॉकर होता है। और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, क्लियर। ये समझ में आना चाहिए आप सभी को। इंफेरियर एमआई के अंदर आपको देख लो क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है ना, और एल का एल से कनेक्टिविटी नहीं है वो तो आप इजीली आइडिया लगा दो। और अभी लास्ट ईयर है जो यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिला था प्रीलिम्स के अंदर, कट रेट को कैलकुलेशन करने का पूछा गया था कि भाई सीरीज दे दी थी रेट कैलकुलेशन करनी। देखो लार्ज बॉक्स मिथड के अकॉर्डिंग है जो क्या होगा, स्मॉल बॉक्स मिथड के अकॉर्डिंग क्या होगा फॉर्मूला, 10 सेकंड स्टिप है तो 60 है, जो अगर इरेगुलर है रिथम है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा फॉर्मूला। ये देखो इन सभी का फॉर्मूला दे रखा है। तो अगर लार्ज बॉक्स है तो 300 ऑब्लिक नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर 1500 ऑब्लिक नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स दे रखे तो स्मॉल बॉक्स से 1500 से डिवाइड करना होगा, क्लियर। अगर इरेगुलर रिथम है यानी रेगुलर नहीं चल रहा है रिथम तो उसके अंदर आपको 10 सेकंड स्ट्रिप और उसके साथ 6 मेथड का यूज करना होगा, क्लियर। अब बात की जाए तो कल मैंने आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैनल है जो उस पर भी ऐड हो जाएगा ताकि उस पर ही मैंने एमसीक्यू दे रखा है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई क्या तैयारी हो रही है, निर्मल सर क्या तैयारी करवा रहे और टीम कैसे काम कर रही है, ठीक है। आपको मालूम नहीं चलेगा लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि हाँ एक दिन आपका बहुत ही खतरनाक रहने वाला है अगर आप कंटिन्यू 1 बाय 1 मेहनत करते चले गए तो। ना एक साथ इतना 400 टॉपिक पढ़ना इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन हो जाती है। हमने भी कभी नहीं पढ़े एक साथ 400 टॉपिक, है ना, हम भी 1 बाय 1 ही पढ़ा करते थे। अब बात करते हैं कि भाई RBBB क्या होता है, ये आपको मैंने अभी बताया था, ठीक। ये होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स है जो 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा देखने को मिलता है। RSR पैटर्न देखने को मिलता है V1 यानी रेबिट ईयर देखने को मिलता है। रेबिट ईयर का सीन होता है तो V1 लीड पे सीन होता है और वाइड एस वेव है जो V6 लीड पे सीन होती है, ठीक है, क्लियर। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की जो ब्रॉड नोट्स होता है आर वेव इन V6, अगर डीप एस वेव है तो V1 पे देखने को मिलेगी और डिस्कॉर्डेड STT चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप इन दोनों को आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी MCQ फंसता है। अब बात करते हैं कि भाई
मैं जो चीजें कराऊंगा, जो देखो नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू फंसता है, अपन ऐसे फालतू में बड़ी बड़ी थ्योरी बड़ी बड़ी फेंकने वाली बातें नहीं करेंगे, है ना। कि देखो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं। क्लियर। मैं उन्हीं चीजों को लेके आ रहा हूँ आप सभी दोस्तों के मध्य, आप सभी स्टूडेंट के मध्य, की आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाए। तो इतनी सारी बेरोजगारी बढ़ गई है। आपका एक कॉन्सेप्ट गोल होता है, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन आपसे 6 महीने क्या 2 साल के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं होता। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट को देखा है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखो कई तो वो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, या फिर उन्होंने टाइम पास किया अपने जीवन में, है ना। तो टाइम पास नहीं करना है, और टाइम पास वही वही होता है टाइम पास, जहाँ अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बीच बीच में जो स्टोरी गाने लग जाऊंगा, है ना, गाने सुनाने लग जाऊंगा। वो काम अपना नहीं है, कहानियां कौन सुनाता है आप सभी को मालूम है, ठीक है। अपना काम है कि भाई सिंपल सीट और सीरियस स्टूडेंट ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, और उनको ही मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, और मुझे किसी की नीड नहीं है, ठीक है। मेरे जो व्यू नहीं आए, सब्सक्राइब नहीं आए, डोंट वरी। लेकिन एक दिन है, इतना है कि भाई आज पढ़ोगे आप तो आपको अप्रैल के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा आपका। अगर नहीं पढ़े आप तो आपको अप्रैल क्या 5 अप्रैल भी चले जाएगी, मतलब 5 बार अप्रैल आके भी चले जाएगी तो भी नहीं मिलने वाला है। सीरियस हो जाओ, अभी भी टाइम है, सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। हाँ देखो इतना कंपटीशन आ रहा है मार्केट में, कुछ भी नहीं हो पाओगे। अब देख लेते हैं एम आई लोकेशन के बारे में। तो अरे वाल एम आई है जो तो देखने को होगा लीड सेकंड थर्ड और वी। इंटीरियर वाल एम आई है जिसको आपको V1 से V4 में देखना होगा। अगर लेटरल वाल एम आई है तो आई आई क्या फर्स्ट, और V5 V6 और AVL में देखना होगा। अगर बात करें पोस्टेरियर की तो टेल आरवे V1 और ST डिप्रेशन देखने को मिलेगी आपको। क्लियर। ये ध्यान रखना होगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिलता है। मैं एक ही चीज बोलूंगा आपसे कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहे। ये यात्रा बहुत ही छोटी है, 3 महीने के अंदर मैं बड़ी बड़ा धमाका करने वाले हमारी टीम। बस आपको मालूम नहीं चल रहा है, और किसी को भी मालूम नहीं चल रहा है हमारी टीम का से क्या कब काम कर रही है। बस ये है कि वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी ऑन ईसीजी, मतलब एबनॉर्मलिटी ईसीजी के इलेक्ट्रोलाइट क्या देखने को मिलता है, मतलब ईसीजी के अंदर बड़ा होगा कम होगा, ठीक है। अगर बात कर ले सबसे पहले हाइपर कैलेमिया में डेल्टी वेव देखने को मिलेगी, वाइड क्यूआरएस देखने को मिलेगी, और साइन वेव देखने को मिलेगी। क्या स्टार लगा देना है ना, ग्राउंड किया है यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप स्टार लगा देना। साइन वेव पे पूछ ले जाए भाई साइन वेव का देखने को मिलती है एलिमेंट का देगे तो एलिमेंट में होगा हाइपर कैलेमिया। अब बात करें भाई यू वेव और एसटी डिप्रेशन जो आपको देखने को मिलेगा हाइपोकैलेमिया में। बात करें हाइपर कैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, इन दोनों अपोजिट होते हैं, शॉर्ट क्यूटी होगा तो हाइपर होगा, और हाइपोकैलेमिया होगा तो प्रोलॉन्ग क्यूटी हो गया। क्लियर। बात करते हैं नॉट सेट की दृष्टि से, वन लाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अब मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैंने मॉर्निंग के अंदर डाल दिए थे, आप इन चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे उन पर आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन कर पाऊँ। मेरी एक ही जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों की सेवा कर पाऊँ, और आप मरीजों की अच्छी सेवा कर पाए। बात करें ईसीजी की तो ये लिस्ट यूजफुल इन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। बात की जाए इलेक्ट्रिकल्स अल्टरनेंस है जो कि देखने को मिलता है पेरिकार्डियल डिफ्यूजन के अंदर। बात की जाए डेल्टा वेव है जो WP WC। बात करते हैं डायजोक्सिन इफेक्ट के अंदर आपको ST डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्लियर। बात करें कि लो वोल्टेज ईसीजी है तो वो अपन को देखने को मिलेगी हाइपोथायरॉयडिज्म पेरिकार्डियल डिफ्यूजन में। पेरिकार्डियल डिफ्यूजन में देख लो अपन को लो वोल्टेज ईसीजी भी देखने को मिली, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस भी देखने को मिला, है ना। को आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर। ताकि ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई पेरिकार्डियल डिफ्यूजन के अंदर आपको क्या देखने मिलता है, लो वोल्टेज ईसीजी के साथ इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस देखने को मिलता है। डेल्टा वेव का पूछा था अभी क्वेश्चन लास्ट ईयर ही। मस्ट रिमेम्बर एग्जाम पेयर्स, मतलब को हमेशा याद करना होगा, इनको आप पेज के ऊपर लिख देना ताकि आपको याद रहे। एमआई डायग्नोसिस करना है तो कैसे करोगे आप, का डायग्नोसिस देखो ईसीजी, ये उसके बाद एंजाइम मायोग्लोबिन हो गया, ठीक है ना।
और ट्रोपोनिन हो गया, ये एंजाइम होते हैं। क्लिनिकल फेयर्स, इन तीन के बेस पे ही आप इनको एम आई डायग्नोसिस करो। अगर एस्टिवेशन है और लीड के ऊपर, तो आपको इंडिकेट करना होगा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, नहीं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्लियर? ये बहुत लोगों ने, मैंने एक एमसीक्यू भी डाला था, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया। मुझे लग रहा है कि भाई पेपर से दांदा धुंधली हो रही है, बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे, सही ढंग से कंटेंट आ नहीं रहा है मार्केट के अंदर, है ना। मैं उसी चीज़ को देखते हुए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट है जो आप सभी के लोगों के लिए कंटेंट लेके आया हूँ। आप बस सपोर्ट बनाए रखें। क्यूटी प्रोलोंग है जो प्री डिस्पोज करेगा पॉलीमॉर्फिक वेंटिकल टेकीकार्डिया को, है ना। मतलब क्यूटी है जो प्रोलोंग देखने को मिलेगा पॉलीमॉर्फिक वेंटिकल टेकीकार्डिया के अंदर। अब बात करते हैं कि ऐसे नोड से अराइज होता है क्या, सिनस रिथमिक ओरिजिनेट, कंडक्शन सिस्टम ऐसे नोड से ही स्टार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं अपन कि ईसीजी डिसऑर्डर एंड सिंड्रोम के बारे में। मतलब ईसीजी से रिलेटेड डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलता है और सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है। रिथमिक डिसऑर्डर की बात करें अपन, एरिथमिया हो गया, देख लेते हैं सिनस टेकीकार्डिया। सिनस टेकीकार्डिया में हार्ट रेट है जो 100 पर मिनट से ज़्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्मल पी वेव होगी एवरी क्यूआरएस पे। अगर बात करें कि भाई ब्रेडिकार्डिया, तो हार्ट रेट है जो 60 से कम देखने को मिलेगी। ये सीन होती है एथलीट्स के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। यानी अगर पूछ लिया जाए कि भाई हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा रिथम, तो आपको बोलना होगा कि भाई सिनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। अगर एथलेटिक्स के अंदर पूछ लिया जाए तो भी ब्रेडिकार्डिया देखने को। फिर बात करेंगे भाई एट्रियल फिब्रिलाइजेशन के अंदर इरेगुलर इरेगुलर रिथम देखने को मिलता है, और पी वेव जो अब्सेंट रहती है। ये हमेशा आपको जो एट्रियल फिब्रिलाइजेशन आपको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के अंदर देखने को मिलता है, सीवीए के अंदर मोस्ट कॉमनली, ठीक है ना। और इसके साथ मैं बता दूं तो स्ट्रोक के अंदर देखने को मिलेगा आपको। अब बात करें कि भाई एटर फ्लूटर है जो शॉर्ट टूथ वेव देखने को मिलती है, इसे अपन एफ वेव भी बोला जाता है। अगर पूछा जाए एफ वेव किसके अंदर देखने को मिलती है, रिथमिक डिस, तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे ना। एटर फ्लूटर के अंदर देखने को मिलती है, इसके अंदर एटर रेट की बात करें तो 300 पर मिनट एटर रेट रहने वाली है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सुप्रा वेंटिकल टेकीकार्डिया की, तो नैरो क्यूआरएस होती है, सडन ऑनसेट होती है और टर्मिनेशन देखने को मिलती है आपको, ठीक है, सुप्रा वेंटिकल टेकीकार्डिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई वेंटिकल टेकीकार्डिया, वेंटिकल टेकीकार्डिया होती है जो वाइड क्यूआरएस होती है, हेवी डिसोसिएशन होती है, कैप्चर बीट देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिकल फिब्रिलेशन की। ये चार्टिक रिथम होती है, किसी भी तरह का कार्डियक आउटपुट नहीं आता है। अगर आपको देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने इसके अंदर इमेज नहीं लेके आया है ना, देखो मैं एक चीज कि इमेज है जो सभी कोचिंग वाले करवाते हैं, है ना। तो उनमें और मेरे में सिर्फ एक चीज यूनिक है कि जो वो करवाएगी वो मैं नहीं करवाऊंगा, मैं वही चीज करवाऊंगा जो एग्जाम के अंदर आएगी। मैं जानता हूँ कि एग्जाम के अंदर आती है इमेज भी, तो अब डोंट फरी रहेगा। मैं जो जनवरी से जो इमेज बेस्ड एमसीक्यू के साथ ही आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के बारे में अब मेरा व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाएगा, आपको सभी चीज़ का जो अपडेट हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एक अच्छा धांसू नर्सिंग अधिकारी बना सकता हूँ। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है, कंटिन्यू जुड़ने की जरूरत है और सपोर्ट बनाने की जरूरत है ना। सपोर्ट बिना देखो मैं अकेला ही भी क्या कर पाऊंगा, आप भी अकेले क्या कर पाओगे ना। अब सपोर्ट बनाएगा, और एक इच्छा है कि भाई बिना सपोर्ट कुछ नहीं होता, दुनिया सपोर्ट से ही चलती है। शॉर्ट सी डी पॉइंट की बात कर ले तो ये अपन को देखने को मिलता है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिक वेंटिकल टेकिकार्डिया और साथ प्रोलॉन्ग क्यूटी वेव, ठीक। नेक्स्ट बात की जाएगी भाई एवी ब्लॉक की, एटिव वेंटिकल ब्लॉक्स। चार तीन टाइप के होते हैं नॉर्मली, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में दो टाइप के होते हैं, मोबिट्स फर्स्ट मोबिट्स सेकंड और थर्ड डिग्री। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पीआर इंटरवल है जो 0.20 सेकंड से ज़्यादा देखने को मिला है, तो अपन को उससे बोलना होगा भाई फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अगर सेकंड देख लेते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, मोबिस फर्स्ट और मोबिट सेकंड। प्रोग्रेस पीआर प्रोलॉन्ग देखने को मिला, ड्रॉप बीट देखने को मिली, यानी सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक है और मोबिट फर्स्ट बोला जाता है इसे। मोबिट सेकंड की बात करें तो फिक्स्ड पीआर होगी और सडन ड्रॉप क्यूआरएस देखने को मिली। मतलब अपन कह सकते हुए प्रोग्रेस पीआर है जो मोबिट फर्स्ट में देखने को मिल सकती है, और फिक्स्ड पीआर है जो मोबिट सेकंड के अंदर देखने को। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि भाई एवी डिसोसिएशन वेंटिकल स्केप रिथम है जो किसके अंदर देखने को मिलती है, वो देखने को मिलेगी थर्ड डिग्री के अंदर।
इसके अंदर पेस मेकर लगाना होगा आपको, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना होगा 3rd डिग्री के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हर डिजीज पैटर्न। तो स्टेबल एंजाइना की बात कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या देखने को, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग पेन के अंदर। अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा और साथ में टी इन्वर्जन देखने को मिलेगा। एनिस्टेमी है और इस्टेमी की बात की जाए तो एसटी डिप्रेशन है जो एनिस्टेमी में देखने को मिलेगा और राइस ट्रोपोनिन देखने को मिलेगा। और एस्टिलिवेशन है और पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिली तो स्टेमी में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप बिल्कुल इसको हाईलाइट कर लेना सभी को। हाँ, आप हाईलाइट नहीं हो पाओगे ना, क्लियर, और स्टार भी लगा देना। इसका एस्टेमी नॉन स्टेमी का पूछ लिया जा सकता है। एस्टेमी डिविएशन होगा, पैथोलॉजिकल क्योंकि देखने को मिलती है। अगर पूछ लिया जाए कि एसटी डिप्रेशन के साथ रेस्ट ट्रोपोनिन कब देखने को मिलती है, नॉन स्टेमी में देखने को मिलती है। अब बात की जाती है कि हाइपरट्रोफी डिसऑर्डर है। हाइपरट्रोफी डिसऑर्डर में जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट हो गया, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट हो गया। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्जमेंट के बारे में। इसके अंदर टेल आर वेव देखने को मिलेगी V5 और V6 लीड के ऊपर, उसके साथ में डीप एस देखने को मिलेगी V1 के ऊपर। अब बात की जाती है कि टेल आर वेव है जो देखने को मिलेगी V1 के ऊपर और उसके साथ ही राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी के ऊपर। और ब्रॉड नॉट्स पी वेव है जो देखने को मिलती है पी मिट्रल में, जो आपको देखने को मिलेगी लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट के अंदर। और पी पल्मोनरी की बात करें, टेल पी वेव देखने को मिलती है जो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं भाई पेरिकार्डियल डिसऑर्डर के बारे में। तो इसके अंदर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस की बात करेंगे, पेरिकार्डियल रिफ्यूजन की बात करेंगे, कार्डियक टेम्पोनेट की बात करेंगे। तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर डिफ्यूज एसटी एलिवेशन होगा, पीआर डिप्रेशन देखने को मिलेगा आपको। पेरिकार्डियल रिफ्यूजन की बात करें अंदर लो वोल्टेज ईसीजी देखने को मिलेगा। अगर कार्डियक टेम्पोनेट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस देखने को मिलेगा। या सबसे बड़ा स्टार लगा देना। क्लियर। नेक्स्ट बात की जाए पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक कंडीशन के अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है डिसऑर्डर पल्मोनरी का। पल्मोनरी इम्बोलिज्म के अंदर S1Q3T3 पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके साथ ही कार्डिया देखने को। ध्यान रखना पल्मोनरी इम्बोलिज्म के अंदर आपको सिनस टेकिकार्डिया देखने को मिलती है, S1Q3T3 पैटर्न देखने को मिलता है। सीओपीडी की बात करूं तो इसके अंदर आपको राइट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलती है, इसके साथ ही लो वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करूं भाई हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म देख लेते हैं कि भाई ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगी, उसके साथ लो वोल्टेज देखने को मिलेगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हमेशा एट्रियल फिब्रिलाइजेशन ही देखने को मिलेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं ईसीजी सिंड्रोम, मतलब कौन कौन से सिंड्रोम होता है जो ईसीजी नोट किए जाते हैं, और हार्ट से रिलेटेड ही सिंड्रोम है ये सभी के सभी। ठीक है, तो सबसे पहला अपना सिंड्रोम होने जा रहा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आप स्टार लगा देना। वैसे तो एग्जाम के अंदर पूछा गया अभी रिसेंटली, फुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसके अंदर शॉर्ट पीआर वेव देखने को मिलती है, डेल्टा वेव देखने को मिलती है, वाइड क्यूआरएस देखने को मिलती है, 100 सुप्रा वेंट्रिकल टेकिकार्डिया होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग क्यूटी प्रोलॉन्ग के बारे में, जो क्यूटी सी प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, मेल फीमेल दोनों का मैंने बता दिया नॉर्मल वैल्यू की कम होता है। ये प्री डिस्पोज करेगी किसको, टॉर्सी पॉइंट को। के कारण क्या क्या कारण हो गए जो लॉन्ग क्यूटी वेव देखने को मिलती है, हाइपोकैल्सीमिया, ड्रग्स, कंजेनेटल एबनॉर्मलिटी की, है ना, देखने को मिलती है। अब बात की जाती है कि भाई ब्रूगेडा सिंड्रोम है जो V1 V3 लीड के ऊपर एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगी, साथ में स्यूडो RBBB पैटर्न देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ है जो देखने को मिलेगी। क्लियर, ये चीज़ आप बहुत ही नोट कर लेना, फायदेमंद रहेगा आप सभी। ये सिंड्रोम कोई नहीं बताएगा आपको, आपको रुपए दे के कोर्स को परचेस किया है या कैसे भी किया है, हर कोचिंग में ये उपलब्ध नहीं है। आशा करता हूँ आप कहीं से भी पढ़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बस मेरा एक ही सिद्धांत है कि भाई आप सिलेक्शन ले,
और एक अच्छा नर्सिंग अधिकारी बन पाए, ठीक है। ये किसी से कोई जलन वगैरह नहीं है, कि हमने भी आज कोचिंग कहीं से तो पढ़ी है, जब भी तो आज हम यहाँ पे हैं, ठीक। हमारा एक ही मकसद है कि अब कहीं भी हो, सिलेक्शन ले लो और एक अच्छा केयर कीजिएगा पेशेंट की। तो अपन बात कर ले बैलेंस सिंड्रोम के बारे में, तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। डीप टी वेव है जो इन्वर्सन देखने को मिलती है V2 V3 लीड के ऊपर, और लेड है जो स्टेनोसिस देखने को मिलती है, क्रिटिकली लेड स्टेनोसिस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि ड्रेसर सिंड्रोम है जो पोस्ट एमआई के कारण देखने को मिलेगा, जो ऑटो इम्यूनो पेरिकार्डाइटिस होता है, ठीक है। एमआई आने के बाद में देखने को मिलता है ड्रेसर सिंड्रोम, क्लियर। भूल जाता है भाई एमआई के बाद कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है, चारों सिंड्रोम के एग्जाम्पल दे दिया, नाम दे दिया जाए ऑप्शन में। कितने दिन बाद देखने को मिलता है, तो ये अकर वीक देखने के बाद, एक वीक के बाद देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स सिनस सिंड्रोम क्या होता है। ऐसे नर्व जो डिसफंक्शन करने लग जाता है, साथ में क्या होता है, अल्टरनेटिंग ब्रेडिकार्डिया और ट्रेकिकार्डिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्री एक्साइटिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो इसके अंदर अर्ली वेंट्रिकल एक्टिवेशन देखने को मिलता है। इसके साथ ही WPW सिंड्रोम देखने को मिलता है। तब WPW सिंड्रोम के अंदर प्री एक्साइटिंग सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। आज का थ्योरी भी कंप्लीट हो गया है, वन लाइनर गोल्डन पॉइंट भी कंप्लीट हो गई, उनके बारे में भी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हमारा पहला MCQ के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डेली थ्योरी प्लस MCQ लेके आ रहा हूँ, तो आप अपने दोस्तों को जरूर तो देख लेते हैं कि 28 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विद प्रेजेंट टू द इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर एक कोई मेल पेशेंट है 28 साल का। अब माइंड के अंदर ऐसे रीड करेगी, हाँ मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ और पेशेंट आए मेरे पास जो रिस्क करंट सिनकोप का है, नहीं चक्कर आ रहे बार बार। अपन ने हैंड टू हैंड सबसे पहले ECG करवाएंगे, ठीक है, ECG करवाएंगे। उसके बाद में एंजाइम लेवल चेक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है, साइन सिम्टम, ठीक। कब ST एलिवेशन देखने को मिला V1 V3 लेडी के ऊपर, सूडो RRB आर्टिबल भी पैटर्न देखने को मिला। और इसके साथ ही किसी भी टाइप का जो हर्ट के अंदर इको करवा दिया, मतलब 2D को या 3D को करवा दिया, तो किसी भी टाइप का हर्ट स्ट्रक्चर डिजीज नहीं देखने को मिला। अगर बात करें तो हिज ब्रदर डाइट सडनली एट 30 ईयर एज, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप है जो क्या रहने वाला है। यानी देखो, कोई पेशेंट है जो 28 साल का है, अपने पास हॉस्पिटल के अंदर आया है, क्लियर। उसके अंदर चक्कर आ रहे हैं बार बार, और ECG करवाया अपन ने, कब्ड ST एलिवेशन देखने को मिला V1 V3 लीड के ऊपर। उसके साथ ही अपने को देखने को मिला राइट BBB पैटर्न देखने को मिला, शूडो टाइप का, वो V1 V3 लीड के ऊपर देखने को मिलेगा। और 2D को या 3D को भी करवा लिया अपन ने, तो उसके ऊपर किसी भी टाइप का जो हार्ट डिजीज एबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिली, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। लेकिन कह रहा है कि भाई उसके साथ वाले कि उसका भाई है जो एक्सपायर हो गया 30 साल की एज में, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो अपना रहने वाला देखो बीटा ब्लॉकर है जो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट और BP को, ठीक। तो अपन को देखो बीटा ब्लॉकर तो देनी भी नहीं है, कतई जेर हो जाएगी ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमियोड्रोन। तो एमियोड्रोन क्यों देंगे भाई साहब, ये देनी भी नहीं है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी नहीं देनी अपन को, और ये अपना काम ही नहीं है देने का, ठीक है ना। अपन का काम क्या है यहाँ पे, मैनेजमेंट करने का। ऐसे देने में तो दे सकते हैं। और ये पेशेंट आया जो ST एलिवेशन देखने को मिला, इसके साथ सूडो RBB भी पैटर्न देखने को मिला, तो अपन को करना होगा इम्प्लांट कार्डियोवर्टियल रिफिब्रिलेशन है, ICD ट्रीटमेंट रहने वाला है अपना, क्लियर। राइट आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट MCQ रहते हैं अपना कि भाई 52 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद चेस्ट पेन, सबसाइड हो गया है, लेकिन ECG करवाई हमने, डीप सिमेट्रिक टी वेव इन्वर्जन देखने को मिली V1 V3 लीड के ऊपर, V2 V3 लीड के ऊपर। नॉर्मल ST सेगमेंट देखने को मिला, ट्रोपोनिन करवाया तो माइल्ड लेवल का बड़ा देखने को मिला। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस की बात करें तो कौन सा होने जाएगा, तो इसका देख लेते हैं कि भाई कौन सा रहेगा। नॉन सेगमेंट में तो नहीं होगा ये, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में नहीं होगा, पोस्ट वाल MI में नहीं होगा। इसका राइट आंसर है जो C देखने को क्लियर। अब बात कर लेते नेक्स्ट MCQ के बारे में। वेलन सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ा है ना मैंने। ये देखो डीप टी वेव इन्वर्जन V2 V3 लीड के ऊपर, ठीक है, क्रिटिकल लेड स्टेनोसिस।
आप बताइएगा फुल फॉर्म लेडी क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आपको एक छोटी छोटी फुल फॉर्म तो आनी चाहिए। मैं इन छोटी छोटी फुल फॉर्म पे इतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, और मैं नहीं बताऊंगा इन सभी फुल फॉर्म के बारे में। 6 ईयर ओल्ड सीकेडी पेशेंट है, प्रेजेंट विद पाल्पिटेशन के साथ इसी भाई। तो पोलोंग क्यूटी इंटरवल देखने को मिली जो फॉलो करती है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकल टेकिकार्डिया को। तो वही फुल फॉर्म बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, है ना, जो ये सिंपल फुल फॉर्म है लेड वगैरह है तो आपने एनाफिजियो पढ़ा ही है ना। मत सोचना कि मुझे नहीं आता है, ठीक है, मुझे नहीं आता तो आज यहाँ नहीं होता मैं। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया विद ट्विस्ट ऑफ पॉइंट अराउंड बेस लाइन, ठीक है, ये देखने को मिला। तो मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटी क्या रहने वाली। देखो मैंने भी आपको बताया था भाई, टॉट सी डी पॉइंट वाला एक एमसीक्यू है जो मैंने आपसे कमेंट में भी करने पूछा क्या रहने वाला। इसका हाइपोमैग्नीसीमिया राइट आंसर रहने वाला है, यानी सी। इसके साथ क्यूटी वेव है जो होलोंग देखने को मिलेगी। इसका पिछली बार ले जो ट्रीटमेंट पूछ लिया था कि भाई हाइपोमैग्नीसीमिया में क्या ट्रीटमेंट रहने वाला है, तो मैं बात कर लेता हूँ कि भाई इसका साइन सिम्टम देख के ये पूछ लिया जाएगा, है ना। थैंक फॉर ऑल। आज की क्लास अपन ही समाप्त करने वाले हैं, और आप कंटिन्यू अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। ये आपका ही चैनल है और अपन सब मिलके पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो बहुत ही मज़ा आएगा अपन सभी को पढ़ने में। मैं ये आशा करता हूँ कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहे और अच्छा अधिकारी बने।